देखिए, हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि बाबा साहब का जो-जो अपमान हुआ, जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें छूट गई थी, हम उन सारी बातों की भरपाई करें, है ना? अब सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी सब कुछ सामने नहीं रखी जा सकती, कुछ स्ट्रैटेजी के भी हिस्से हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूना पैक्ट के माध्यम से जो जीत का सेहरा गांधी और उनके चेले लेकर गए थे, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के अगुवाई में ये चित्र आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। पूना पैक्ट जो बाबा साहब जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर जो हक अधिकार लाए थे और मजबूरीवश पूना पैक्ट के माध्यम से वो छोड़ने पड़े। वो छोड़ने के बाद पुनः करार होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं उस घटना के बारे में क्या सोचते थे, इस बात पर हमें गौर करना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा साहब ने तुरंत उसके बाद बहुत दुखी मन से ये बात कही थी कि भाई मैंने जो अधिकार जो लाए थे तो उसमें से जो गूदा जो था वो गांधी खा गए और छिलका मेरे समाज के मुंह पर मार। तो इसमें स्वाभाविक रूप से मुझे अलग से इसमें नाम लेने की या बताने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज पार्टी और उसकी विचारधारा, हम स्पष्ट रूप से फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पर बताते हैं इस बात को। तो इसको मैं वापस दोहराता हूं कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जिस पार्टी के आइकॉन हैं, जिस पार्टी की विचारधारा है, तो निश्चित रूप से वो मानवतावादी और लोकतांत्रिक विचारधारा है ही। तो ऐसी विचारधारा ही किसी देश की डेमोक्रेसी को बचा सकती है, बढ़ा सकती है, मजबूत कर सकती है। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। 24 सितंबर 1932 इतिहास की ऐसी तारीख है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट हुआ था, एक करार हुआ था। उस करार को लेकर बहुजन राजनीति में एक नया मोड़ आया और उस पैक्ट को लेकर अलग अलग परिभाषा भी बनी। कुछ लोगों ने अलग व्याख्याएं की। बहुजन राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इस पूना पैक्ट का धिक्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई और भी नेता है, रिपब्लिकन पार्टी के नेता है, वंचित आघाड़ी के नेता है, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो या फिर अन्य, वो लोग इसका स्वागत करते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है? क्या बहुजन राजनीति में पूना पैक्ट के आखिर क्या मायने हैं? क्यों ये पैक्ट हुआ था? इससे कितना लाभ बहुजन समाज को हुआ, कितना नुकसान हुआ, कैसा नुकसान हुआ? बाबा साहब इसके बारे में क्या सोचते थे? मान्यवर कांशीराम साहब इसके बारे में क्या सोचते थे? तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बहुजन समाज पार्टी के नेता विलास राउत जी, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। जय भीम। तो आज हम विलास राउत जी से बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता है और बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भी है। तो ऐसे में आज हम इसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो पूना पैक्ट हुआ है सर, तो पूना पैक्ट को लेकर बहुजन समाज पार्टी का एक अपना नजरिया है। वही दूसरे जो रिपब्लिकन के नेता है, जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के ही मूवमेंट के सिपाही मानते हैं, लेकिन उनका एक अलग नजरिया है। तो आप कैसे देखते हैं इसे? स्नेहा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूना पैक्ट पर किसका क्या नजरिया है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूना पैक्ट पर बाबा साहब का क्या नजरिया था। दरअसल पूना पैक्ट जो बाबा साहब जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर जो हक अधिकार लाए थे और मजबूरीवश पूना पैक्ट के माध्यम से वो छोड़ने पड़े। वो छोड़ने के बाद पुनः करार होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं उस घटना के बारे में क्या सोचते थे, इस बात पर हमें गौर करना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा साहब ने तुरंत उसके बाद बहुत दुखी मन से ये बात कही थी कि भाई मैंने जो अधिकार जो लाए थे तो उसमें से जो गूदा जो था वो गांधी खा गए और छिलका मेरे समाज के मुंह पर मार दिया। मतलब ये बात स्पष्ट है कि बाबा साहब पूना पैक्ट से खुश नहीं थे। और उसी बात के एक महीन छोर को पकड़कर मान्यवर कांशीराम जी ने जब 80 के दशक में बहुजन आंदोलन को खड़ा किया, बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, तो उन्होंने इस बात को सिस्टमेटिकली बहुत ही संगठित तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से ये बात जन जन तक पहुंचाई कि पूना पैक्ट से हमको कैसे नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, हमारा सेटबैक कैसे हुआ, हमारा डाउनफॉल कैसे आया। हम ये सारी बातें स्पष्ट रूप से मान्यवर कांशीराम जी ने रखी और इसीलिए उन्होंने निरंतर पूना पैक्ट को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जैसे धिक्कार किया तो क्या नुकसान हुआ? आप कैसे देखते हैं कि कांशीराम साहब की नज़र से ही बात कर रहे हैं कि कैसा नुकसान हुआ बहुजन समाज का, चाहे SC ST का ही कह ले, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं
पुना पैक्ट जब हुआ और पुना पैक्ट के आधार पर जब ये संसदीय लोकतंत्र में जब चुनाव की प्रक्रियाओं में जब ये चीजें आने लगी, तो जो प्रतिनिधि स्वरूप हम लोग जो चुनकर देने लगे, तो उसमें प्रतिनिधि जो है वो चुनाव जीतने के लिए अपने दल पर, और विशेषतः वो जो लोग जिनके लिए बाबा साहब हक लाए थे, ड्यूअल वोट का जो अधिकार लाए थे या सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात की थी, तो वो सब बातें हटकर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो गया। अब उसमें होने ये लगा कि जनरल वोटरों पर उसकी दारोमदार रहने लगी, और उसके वजह से हमारे जो नुमाइंदे, हमारे जो प्रतिनिधि सच्चे रूप से जो हमारे समाज की हिमायत करने वाले जो लोग चुनकर जाने चाहिए थे, उसके बजाय वो पार्टी के फेवर के लोग, पार्टी जो आदेश करेगी उसको मानने वाले लोग चुनकर जाने लगे। इसीलिए बाबा साहब ने उसी समय कहा था कि जब मैं एक घटना आपको मद्रास उसके समय की बताता हूँ, शायद 35 या 37 1937 की कुछ घटना रही होगी, आप करेक्ट, मुझे वर्ष याद नहीं है। उसमें एक उनके कांग्रेस के एक नुमाइंदे ने एक बिल लाया था कि मद्रास प्रोविंस में, मद्रास इसमें जो मंदिरों में सारे अछूतों को प्रवेश मिले, इस बात का उन्होंने बिल लाया था। पहले तो शुरुआत में तो कांग्रेस ने उसमें हामी भी भरी, लेकिन जब उसको डिबेट में लाने का और वोट करने का मामला आया तो कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधियों से कह दिया कि भाई ये चीज़ें हमारे उसके खिलाफ जाती हैं। तो वो सारे लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट के जितने वहाँ प्रतिनिधि और सीटों से, हाँ, उस समय जो प्रतिनिधि थे, उनके मन में इच्छा रहने के बाद भी वो उस बिल का समर्थन नहीं कर पाए। बाबा साहब ने उसी समय कहा था कि ये काटना तो दूर, ये तो भौंकने लायक भी नहीं रह गए। रियल रिप्रेजेंटेशन का नुकसान हो गया। हाँ, मतलब वो जो कहते थे ना कि बार्किंग डॉग्स एंड मजल डॉग्स, तो वो कैसा हो गया कि ये अपने मालक के इशारे पर अपने मुंह पर पट्टी बांधकर चुप रहने लगे, जबकि होना ये चाहिए था, हमारे प्रतिनिधियों ने अपने समाज के हित और सुरक्षा के लिए मुखर होकर लड़ना चाहिए था, उनके मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, उस विषय पर उन्होंने मतदान करना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये जो पुना पैक्ट का सबसे बड़ा जो नुकसान ये हुआ कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सच्चे नुमाइंदे चुनकर जाने के बजाय जो पार्टी की चमचागिरी करते हैं, जो अपने संगठन की जी हुजूरी करते हैं, ऐसे लोग चुनकर जाने लगे। लेकिन ये तो आपका ऐसा कहना है, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग ऐसे ही सोचते होंगे। लेकिन रामदास अठौले की बात करें, गवई की बात करें, तो इन्होंने सारी जिंदगी जो है वो पूना पैक्ट को एक फायदे वाली चीज समझी। और रिसेंटली जो है बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर, इनका बयान भी आया और उन्होंने पूना पैक्ट दिन को स्वागत के तौर पर मनाया और उसे हक दिन कहा है, कि उन्होंने कहा कि इसी की वजह से हमें हक अधिकार मिले हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो इतना, मतलब कैसा विषय इतना गंभीर है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कैसे हक दिन मना रहे हैं। अब मनाने के लिए तो उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, बाबा साहब और गांधी, मतलब जिनका जीवन में कभी जीते जी जिनकी कभी आपस में बनी नहीं, मरने के बाद उन्होंने एक मंच पर गांधी और बाबा साहब को सजा दिया, तो उन्होंने ऐसा भी काम किया। तो इसके लिए वो कोई, मैं उस बारे में उनको कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन रह गई बात हक की, तो हक कैसे, यहाँ तो हक छीना गया है। पर इन लोगों को शायद इसलिए पसंद हो कि भाई उन लोगों को इस बात का पक्का एहसास है कि हम अपने बल पर तो चुनकर जा नहीं सकते, हम अपनी विचारधारा या बाबा साहब का नाम लेकर तो सांसद या विधायक बन नहीं सकते। तो चलो थोड़ा सा गांधी की पूंछ पकड़ के हम सांसद, विधायक, मंत्री बन जाए, तो उसी में हमारे जिंदगी का भला हो जाए। तो इस चक्कर में हो सकता है कि इनको एक रास्ता मिल गया एक प्रकार से। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी, आज मैं उसको इस परिदृश्य में देखता हूँ कि कांग्रेस का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, दलित आघाड़ी और आदिवासियों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए, तो वैसा एक प्रकार से ये, मतलब वो सेल है उनका। ये दिखते हैं कि अम्बेडकरवादी, ये तो नीला झंडा पकड़कर बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, फिर भी आप उस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप इन पार्टियों पर, कि वो कांग्रेस का फ्रंट है, कांग्रेस की ही आघाड़ी है। देखिए, बाबा साहब की बात करना, बाबा साहब का झंडा लेना, अभी चुनाव आ जाएंगे तो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी बाजू में बगल में एक नीला झंडा बांध के रखती है। बाबा साहब का नाम सब लोग लेते हैं, मोदी जी भी लेते हैं,
उन्होंने तो बाकायदा नमन वमन कर दिया था। इतनी बड़ी नौटंकी तो मैंने जीवन में, मैं, मेरी उम्र भी कोई कम नहीं, 47 साल, मतलब 22 साल से तो मैं भी हूँ सामाजिक जीवन में। तो इतनी बड़ी नौटंकी तो मैंने आज तक दुनिया में देखी नहीं, दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में, अपने ही देश के नहीं, दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी नौटंकी देखी नहीं। तो बाबा साहब का नाम लेना, झंडा लेना एक अलग बात है। विषय यह है कि बाबा साहब ने जो बात कही है, बाबा साहब को जो बातें अपेक्षित थी, उस दिशा में कौन चल रहा है, उस दिशा में कौन चल रहा है, उस दिशा पर सार्थक पहल कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। नाम लेने के लिए तो कोई भी ले सकता है। पूना पैक्ट को लेकर गांधी जी और कांग्रेस ने जो नुकसान किया, बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, बीजेपी कोई अलग से इसमें नाम लेने की जरूरत इसलिए नहीं कि बीजेपी तत्कालीन समय में कांग्रेस ही थे। मैं तो ऐसा मानता हूं, या मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, आप भी जरा कर लीजिए, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, सारी स्टडी आप लोग रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का उगम देखेंगे तो कांग्रेस से ही है, सारे कांग्रेस एक ही मानते हैं दोनों को। कांग्रेस से कट्टरपंथी लोग निकल के भारतीय जनता पार्टी में या जनसंघ में या आरएसएस में आए। आप ये बात समझ लीजिए कि पहले इन्होंने, आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो इन्होंने पहले आर्य समाज बनाया था, फिर हिंदू महासभा बनाई थी ना। तो ये कैसा, ये वो जो कट्टरपंथी और सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मामला था, तो इनको लगा कि भाई ज्यादा कट्टर रहेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए चलो सॉफ्ट हिंदुत्व, उसमें गांधी का चेहरा बनाया गया सॉफ्ट हिंदुत्व का। बराबर है कि नहीं? जैसे भारतीय जनता पार्टी में सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा था अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, तो वैसे कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व का ये गांधी एक चेहरा। और फिर उसमें से जो कट्टरपंथी थे, फिर वो बाजू अलग होने लगे, अलग होके आप लोगों को बाकी सारा इतिहास तो पता है, अलग से मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस स्टैंड पे अलग से मैं कुछ नहीं देखता, वो भी उतने ही वैसे ही सोच रखते हैं। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि अंदर खाने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बहुत सहमत है। कांग्रेस को तो सब देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, सांप्रदायिक मुद्दों पर बात नहीं करती, सांप्रदायिकता को बनाए रखती है, भाईचारा बनाए रखती है, ऐसे कहा जाता है। और आप उस पर ऐसा कह रहे हैं कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दोनों का हिंदुत्व ही एजेंडा है। देखिए, यदि हिंदुत्व एजेंडा नहीं है तो मुझे ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी का राजकाज देश में चल रहा है, कई प्रदेशों में चल रहा है, ठीक है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इतनी क्या जरूरत पड़ी कि इनको अपना जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, अपने आप को हिंदू है ये साबित करना पड़ रहा है, ये भक्त है ये साबित करना पड़ रहा है। कई ऐसे मौके हैं जब इनका जो छिपा हुआ हिंदुत्व है ये उजागर हो जाता है। आप अभी ये बिल्किस बानो का ले लीजिए, या उसके पहले के उदाहरण ले लीजिए, या उसके उसके और पहले के ले लीजिए, अभी ये 5-7-8 साल के ही उदाहरण ले लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, ठीक है कि नहीं? अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत महंगे में पड़ेगा, क्योंकि आज जिस राम जन्मभूमि की आप बात कर रहे हैं, भाई ताला किसने खुलवाया था? ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया था, राजीव गांधी ने खुलवाया था। मतलब चाहते तो आप भी थे, आप खाली एक्सपोज नहीं होना चाहते थे कि नहीं नहीं नहीं, हम मुसलमान के हितैषी हैं, दलितों के रहनुमा हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, ये प्रस्तुत करना भर आपको था। अंदर खाने आप भी चाहते थे कि वहां ऐसा हो जाए, इसीलिए तो आपने ये सब किया। तो ऐसे एक ना अनेकों उदाहरण हैं। तो इसलिए मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूं, और कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी जो है ये अंदर खाने सहमत है, इनकी जो वैचारिकी जो है वो एक धरातल पर है। लेकिन जो लोग हैं, तो बहुजन समाज की खासकर बात करेंगे तो बहुजन समाज अब परेशान हो गया भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से जो रोज चल रहे हैं, गाय गोबर, पत्थरबाजी, मंदिर मस्जिद। तो अब लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस ही ठीक है, कांग्रेस ही सॉफ्ट है, कांग्रेस जब मारती है तो पिटाई नहीं पड़ती, मार नहीं लगती। तो अब बहुजन समाज को क्या बताएंगे आप काफी सारा खुलासा तो आपने कांग्रेस का कर दिया, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को भारी जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा मीडिया कह रहा है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनको भारत जोड़ो यात्रा की अभी जरूरत क्या पड़ गई भाई? भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई? भारत जोड़ो यात्रा करने से अच्छा बेहतर ये होता कि आप दिल जोड़ो यात्रा करते। वहां इंदर कुमार मेघवाल, वहां वो अंजलि यादव, जाने कितने, अभी रिसेंट में, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आपको उनके लिए समय नहीं है, वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भारत के लोग नहीं है। आप वहां से एक मतलब प्रोपेगेंडा और उस चीज के लिए एक वहां से यात्रा, मैं नौटंकी नहीं कहूंगा, हालांकि नौटंकी कहने पे भी कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, चलिए ठीक है, आप उसके लिए वहां से शुरू होते हैं। तो आप किस प्रकार का क्या
मुद्दा, आपका एजेंडा क्या है, ये तो बताइए। भारत जोड़ो मतलब एग्जैक्ट क्या करना चाहते, क्या जोड़ना चाहते आप? भारत जोड़ो मतलब क्या जोड़ना चाहते आप? आपको भारत जोड़ना है तो मन जोड़ने पड़ेंगे, आपको लोगों से लोगों के दिल मिलाने पड़ेंगे, एक संग करना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आप किस प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? और इसलिए अगर कांग्रेस ये सोचती होगी कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा और मेरे मुंह में मक्खन गिरेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वो दौर चला गया, अब लोग समझने लगे हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया और भी मीडिया है, तो बहुत से लोग दिखा भी रहे होंगे या दिखा भी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बाजू नहीं दिखाई जा रही है। आज सोशल मीडिया और ये जो क्रांति जो आई है, तो इसमें दूसरी बाजू भी दिखाई जा रही है साथ साथ। तो इसके वजह से लोगों को समझ में आ रहा है। अब कैसा है, एक ही नौटंकी 8 साल से देख रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ गया है कि नौटंकी का मतलब और मकसद क्या होता है। ठीक है कि नहीं? तो उसी से पार नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी शुरू हो गई है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। कैसा है, कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को बहुत ज्यादा देर तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। थोड़ी देर तक बना सकते हैं, बहुत ज्यादा देर तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और जब खास तौर से, विशेष तौर से जब बात पीठ की बात पेट पर आती है, मतलब पीठ पर पड़ने वाली मार यदि पेट पर पड़ने लगे, तो सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। आज आप देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वो कह के आए थे 15 लाख देने वाले हैं, तो 2 करोड़ रोजगार देने वाले हैं, है कि नहीं? दुष्यंत की लाइनें थी, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, एक चिराग भी मैसर नहीं सारे शहर के लिए। बोल रहे थे कि हर घर में चिराग जलाएंगे, यहाँ तो पूरे शहर के लिए मिलके एक नहीं है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वो जो कह के लाए थे, तो ऐसा नहीं है। तो उनका तो विषय लोगों के समझ में आ गया है। आज वो उनकी ट्रोल आर्मी और वो जो सोशल मीडिया में वो जो कर रहे हैं, आप उनके लाइक्स, शेयर्स और रिट्वीट पे मत जाइए। आपको जमीन की धरातल पर जो है उनके अपने खुद लोग भी दुखी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करके। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि इनसे दुखी है मतलब अब कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। भैया आपको भी तो दिखाना पड़ेगा जमीन पर, आपका पास्ट रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड भी तो चेक किया जाएगा कि आपको जब मौका दिया गया तो इसके पहले आप लोगों ने क्या किया। या फिर आज अभी जब ये सब देश में वातावरण चल रहा है, तो इस समय आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी तो बात है। कि भाई आप चुप्पी साधे बैठते रहते हो, जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जब कोई संगीन मामला होता है, तो आप चुप्पी साधे बैठे रहते हो, आप विदेश यात्राएं करते हो, आप और उलझुल के बातों में रहते हो। और जब कोई मामला नहीं है, अब जब आपको समझ में आ रहा है कि 1-1.5 साल बचा हुआ है, अब भैया हम अपने आप को अपना पॉलिश करके चमकानी पड़ेगी अपनी इमेज, तो अब कोई यात्रा लेकर निकल गए। तो ऐसी यात्राओं से अभी लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनने वाले नहीं, क्योंकि इसके पहले भी कई यात्राएं निकली, आप जानते हैं, चाहे राम रथ यात्रा हो या फिर बहुत सी यात्राएं। और लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, जब जब भी यात्राएं निकली, यात्राएं लोगों को लूट कर लेके गई हैं, है ना, लोगों के हक अधिकार लूट कर लेके गई हैं। उस समय जब मंडल का मामला चल रहा था, राम रथ यात्रा निकली, राम रथ यात्रा के चक्कर में लोग आ गए, मंडल में उनके जो अधिकार मिलने वाले थे वो सारे लूट कर चले गए। कांग्रेस और बीजेपी आपके हिसाब से तो एक ही एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन बहुजन समाज जो है इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। बहुजन समाज को नहीं समझ में आ रहा है कि उसका रियल रिप्रेजेंटेशन, उसका रियल प्रतिनिधि कौन कर रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं अंत में आपसे चाहूंगी कि आप इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज को कैसे बताएंगे कि रियल रिप्रेजेंटेशन कैसे चुना जाता है, या सांसद विधायकों को लेकर क्या बहुजन समाज पार्टी जो है रियल रिप्रेजेंटेशन को लेकर सोचती है, कांग्रेस बीजेपी के सांसद विधायक हो या फिर आपके बहुजन समाज पार्टी के? देखिए, मैं इस मामले में एक बात कहूंगा, ये जो मसला जो है रियल रिप्रेजेंटेशन का या हमारे बहुजन समाज के लोगों के समझने नहीं समझने का, तो पहली बात तो यह है कि इस देश का जो मीडिया जो है वो माइंड मेकिंग का काम कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप लोग जानते हैं कि 100% गोदी मीडिया हो गया है। वो रात दिन वो एक ही चीज दिखा दिखा कर लोगों के दिमाग में ठूसने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा जो छोटा मोटा जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं या आप जैसे और अन्य लोग कुछ थोड़े मोड़े प्रयास कर रहे हैं, ये इतना काफी नहीं है लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। लोग समझते नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों तक वो बात जा नहीं रही है। जिस दिन वो जाने लगेगी या पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। रह गई बात रिप्रेजेंटेशन की, तो देखिए मैंने पहले भी जैसे कहा, तो इस देश में एक्चुअल हो क्या गया है इस देश में कि लोगों ने जमहूरियत और सियासत को मिक्स कर दिया।
और विशेषता मतलब आप इसको स्पेशली अगर दूसरे पार्टियों के अन्य पार्टियों के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इन्होंने ऐसा इसका ऐसा भेल बना दिया, मिक्सर बना दिया कि मतलब पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे, ये सोच पैदा कर दी गई। ठीक है कि नहीं? मेरा यह कहना है कि डेमोक्रेसी रहेगी तो पार्टी भी रहेगी और हम भी रहेंगे। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो काहे की पार्टी और काहे के हम। तो इसलिए और डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है ये किसी वैचारिकी के आधार पर इसको जिंदा रखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। और इसलिए वैचारिकी की अगर यदि हम बात करें तो वैचारिकी में विचारधारा ऐसी सशक्त और मजबूत हो या लोकतांत्रिक हो या समतामूलक हो तो इसमें स्वाभाविक रूप से मुझे अलग से इसमें नाम लेने की या बताने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज पार्टी और उसकी विचारधारा, हम स्पष्ट रूप से फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, हम डंके की चोट पर बताते हैं इस बात को। तो इसको मैं वापस दोहराता हूं कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जिस पार्टी के आइकॉन हैं, जिस पार्टी की विचारधारा है, तो निश्चित रूप से वो मानवतावादी और लोकतांत्रिक विचारधारा है ही। तो ऐसी विचारधारा ही किसी देश की डेमोक्रेसी को बचा सकती है, बढ़ा सकती है, मजबूत कर सकती है। और इसलिए मेरे देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को ये उलझुल बातों में नहीं पड़ना है। लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे साथ दूसरा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे मेरिट पे कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन हमारे ड्रॉबैक्स नहीं भी होंगे तो हमारी बुराई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। देखिए बहन जी के शासनकाल में एक ताज कॉरिडोर का मामला उछाला गया था, वो कब से उसमें क्लीन चिट हो गया, कितनी बार ट्रायल हुआ, सीबीआई से क्लीन चिट हो गई, सारे कोर्टों से क्लीन चिट हो गई, लेकिन आज भी सारे लोग, जो विरोधी लोग या मीडिया वाले लोग बात करते हैं तो बहन जी को ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे बहन जी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, जबकि ऐसा कोई मामला बहन जी के खिलाफ ना बना है, ना कोई पेंडिंग है, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। तो कैसा है, बाबा साहब पहले भी कहते थे कि भाई तुम्हारे किसी नेता को जब कोई हरा नहीं सकेगा तो उसके इमेज को इतना डिफेम कर दिया जाता है, बदनाम कर दिया जाता है कि फिर लोगों का भरोसा उससे हटने लगे। तो ऐसा प्रकार हमारे लोगों के साथ या हमारे नेताओं के साथ हर जगह किया जा रहा है, जिससे कि हमारे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके और लोग खुद ही बोलने लगा रहे यार। तो ये एक दूसरा हमारे साथ समस्या है, लेकिन हम इन समस्याओं से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भी अपने लोगों को जब माउथ टू माउथ और हम जब अपने काडर काम के माध्यम से, जब कभी भी जैसे हमारे आम सभाएं होती हैं या जो भी हमारे संसाधन है उसके माध्यम से हम अपने लोगों को समझाते कि भाई ये चीजें हम होगी। हमारे लोग पहले से इस बात के लिए, हमारे कार्यकर्ता, हमारा काडर इस बात के लिए पहले से तैयार हैं कि ये चीजें आने वाली हैं, तो इसके लिए उसके लिए नया नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए थोड़ा सा असाधारण सी ये चीज होती है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहता हूं कि अभी जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे क्या कहेंगे सुधार किए गए और बहुत सारी चीजें जो नए सिरे से किए गई हैं, जैसे अभी आकाश आनंद जी एक बड़ी मतलब नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ और बहुत सी चीज़ें उन्होंने पार्टी में नई नई चीज़ें उन्होंने डालने का और उसको वो करने मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, युवाओं को आकर्षित करके उनको जोड़ के। ऐसे नहीं आकर्षित मतलब कोई खाली स्टाइलबाजी वाला मामला नहीं है, वो खुद भी लोगों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनको काडर देते हैं, विचारधारा से जोड़कर बातों को समझकर। ये मतलब इस तरीके से लोगों को मजबूत करने की एक जो निरंतर प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी में हुआ करती थी, वो वापस बड़ी तेजी से चल रही है। इसलिए मैं बहुत आशावादी हूँ और बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बंदा आप किससे भी बात करेंगे तो आने वाले चुनाव में आप देखिए ये जो बहुजन समाज पार्टी जो डार्क हॉर्स जिसको समझा जा रहा है, ये बहुत आगे निकलने वाला है। जैसे एक सवाल तो मेरे खत्म हो गए थे, लेकिन एक और बात आई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है पूना पैक्ट को अपनी राजनीतिक हार मानते थे, तो इसका बदला क्या बहुजन समाज पार्टी ले पाएंगी? जिस प्रकार आप बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? देखिए हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि बाबा साहब का जो अपमान हुआ, जहाँ जहाँ जो चीजें छूट गई थी, हम उन सारी बातों की भरपाई करें, है ना। अब सारी चीजें एक साथ इकट्ठी सब कुछ सामने नहीं रखी जा सकती, कुछ स्ट्रेटजी के भी हिस्से हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूना पैक्ट के माध्यम से जो जीत का सेहरा गांधी और उनके चेले लेकर गए थे, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के अगुवाई में ये चित्र आपको बदलता हुआ दिखाई देगा।
ये चित्र आपको निश्चित रूप से बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि पूना पैक्ट से निकलकर आने वाले रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि वो किस प्रकार के हैं। बाबा साहब ने जो बात कही थी वो बात वो रिलेट हो रही हैं, वो बात रिलेट कर रही हैं, और इसीलिए अब लोग समझने लगे हैं, धीरे धीरे ऊबने लगे हैं। लोगों को बदलाव चाहिए, और बदलाव कैसा चाहिए? भाई नहीं, आज विलास राउत थे, कल उसको ला लो, फिर परसों उसको, ऐसा नहीं। उनको वैचारिक की मतलब मजबूत धरातल पर एक सॉलिड, एक कॉन्क्रीट जो सॉल्यूशन जो चाहिए वो उस प्रकार का चाहिए कि भाई उसमें कोई बात हो, कोई तर्क हो, कोई विचारधारा हो, कोई वैचारिकी हो, कोई नैतिकता हो। इस आधार पर बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, और वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। खाली देश में नहीं, देश के बहुतायत प्रदेशों में भी ये बात दिखने वाली है। तो बड़ी ही आशावाद और सकारात्मकता के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी के नेता विलास राउत, इन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जितना कुछ अपमान इस देश की मनुवादी ताकतों ने किया है, तो बहुजन समाज पार्टी तमाम चीजों का बदला लेगी। और पूना पैक्ट को लेकर भी हमने बसपा नेता इनसे चर्चा की है। आप क्या सोचते हैं? आप रियल रिप्रेजेंटेशन और फेक रिप्रेजेंटेशन को लेकर आपका क्या ख्याल है? आपने कैसा अनुभव किया है? और जो बातचीत हमने नेताजी के साथ में की है, आपका इस पर क्या ख्याल है? कितनी सहमति है, कितनी असहमति है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।